Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Excuse me, sir. Yeah, B. Hanji, any doubt from the last lecture? Sir, I wanted to ask something. Bolo. Sir, will we discuss Socratic doubts? Acha, Socratic doubts are there. One or two or many doubts are there? Sir, I think so. A bit many. Chalo. Just give me a minute then, I forgot about that. तो आज हमारा चैप्टर एक्चुअली कंप्लीट हो जाएगा. आई विल बी पोस्टिंग फ्यू क्वेश्चंस ऑन मोर लॉगिन, है ना. तो नेक्स्ट क्विज जो वो डाउट पर ही होगी. अदरवाइज आई हैव सीन अभी सोक्रेटिस जो बहुत कम स्टूडेंट जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं. व्हाई इज दिस हैपनिंग बेटा? One minute. Okay. Creative doubts. हाँ जी, which question number? Question number 12 and 13. Atomic mass and mass number are same for an atom. अगर हम एक एटम की बात करेंगे तो उस एक एटम में जो एटॉमिक मास है और जो मास नंबर है वो सेम होगा. बट मैं किसी एलिमेंट की बात करूंगा तो उस एलिमेंट में एटम का मास नंबर अलग हो सकता है और एटॉमिक मास अलग हो सकता है. ठीक है. Mass number is simple. Mass number is number of protons plus neutrons, and atomic mass is total mass of the element. So numerically they are equal for a single atom, but for a group it can change. 13th, 70 kg of human or 70 kg of water or 70 kg of iron contains same number of nucleons. So that is true. क्योंकि जो 70 kg मास है वो किस वजह से है? क्योंकि हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है. क्या इसके अलावा कोई और तीसरी चीज है हमारे अंदर? नो सर. है ना. इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते.
तो मेरा मास 70 kg है बिकॉज मेरे अंदर 70 kg के प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। आयरन आयरन का मास 70 है बिकॉज उसके अंदर 70 kg ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं। ठीक है बेटा। Okay, sir. सर एक डाउट है। हाँ जी बोलो। सर एक न्यूक्लियॉन की वैल्यू नहीं निकाल सकते ना हम कि जैसे एक एटम के अंदर इतने न्यूक्लियॉन्स हैं, वो टोटल सम करके ही आएगा ना? मैं नहीं समझा, मतलब फिर से सर बोलो बेटा। सर जैसे एक एटम के अंदर सर मान लो 10 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स है, तो सर 20 न्यूक्लियॉन्स हो गए। तो अगर सर हम एक ग्रुप ले उसका, तो ऐसे नहीं कह सकते कि, तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है ना कि 10 + 10 हमारे पास 20 है, 20 न्यूक्लियॉन्स है। हाँ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का ग्रुप नहीं बना सकते कि एक ग्रुप एक न्यूक्लियॉन हो गया, एक का ग्रुप। नहीं, मतलब देखो जैसे मैंने बोला 23 सोडियम एंड 11, इसका मतलब है 11 प्रोटॉन है एंड 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन्स हैं। अब आप इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं है बेटा। सर मतलब हम 23 + 11 करके निकालेंगे ना? 23 + 11 करके क्या निकालेंगे? वो तो कुछ भी नहीं आएगा। सर न्यूक्लियॉन्स नहीं सर 23 हमारा न्यूक्लियॉन 23 न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक यस है। सर। तो अगर यहाँ पे 24 मास, होता। एक मिनट, मास नंबर इज सेम एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हाँ बोलो, अगर 24 होता तो? सर तो हम टोटल करके जो भी वैल्यू आती है दोनों को ऐड करके यहाँ पे अगर 24 आ रही है, तो सर 24 न्यूक्लियॉन्स हो गए हमारे पास। तो हम एक जैसे हमने एक प्रोटॉन ले लिया और एक न्यूट्रॉन ले लिया, तो उसके एक ग्रुप को न्यूक्लियॉन नहीं कह सकते कि एक न्यूक्लियॉन हो गया ये। अगर नहीं 24 नहीं, में से हमने दो करके ग्रुप बना लिए। मैं समझा नहीं बेटा। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या? न्यूक्लियॉन इज अ जनरल टर्म फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। मतलब इट इज लाइक कि अगर मैं बात करूं ह्यूमन, है ना, एंड देन इज मेल एंड देन इज फीमेल। अब देर आर 11 मेल 13 फीमेल, हाउ मेनी ह्यूमंस आर देयर? 24 ह्यूमंस आर देयर। तो ऐसे ही यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है। तो टुगेदर I will say together they have got 13 nucleons. तो न्यूक्लियॉन वर्ड उस चीज के लिए यूज किया है। टुगेदर दे हैव गॉट 23 न्यूक्लियॉन्स। ये सर वो तो कुछ गलत ही सोचने लग गया था मैं सर, फिर तो 12 न्यूक्लियन हो जाते मेरे लॉजिक के साथ। हाँ समझ गए ना, कंपैरिजन समझ गए ना। जैसे हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियॉन है। ठीक है। एनी अदर डाउट एनीवन? सर क्विज ही अटेम्प्ट नहीं किए डाउट का। दैट्स इट। चलो जी। Excuse me, sir. बोलो बोलो। Sir, I had a doubt on question number 37. ये किसका डाउट है 37 में? 37 क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पर तो। Yeah. Sir, there are 6. कितने क्वेश्चन थे बेटा? 65 questions. 65 Yes, sir, there are questions are there. 65 questions. Yes, sir. ओके 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोटियम हैज, राइट? प्रोटियम हैज Yes, हाउ sir. मेनी न्यूट्रॉन्स? प्रोटियम होता क्या है भाई? Type of hydrogen.
isotopes of hydrogen, ना varieties of hydrogen, protium, deuterium and tritium. Protium जो है that is 1H1 is protium, 1H1, 2H1 is deuterium, 3H1 is tritium. तो 1H1 प्रोटियम इस उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है ना. हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है, एक प्रोटॉन है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बस. ठीक है, तो प्रोटियम हैज गॉट नो न्यूट्रॉन, और आप कह सकते हैं सिर्फ ओनली एलिमेंट विद नो न्यूट्रॉन इज प्रोटियम. ठीक है, एनी अदर डाउट? No, sir. हाँ जी अधिराज, स्क्रीन शेयर हो रही है, अगर आपको नहीं आ रही है आप लॉग आउट करके लॉग इन कर ले बेटा. Just give me a minute. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, सर मैंने आपको एक डाउट भेजा था सर आपके व्हाट्सएप पर. सर आपने देखा नहीं शायद. क्या डाउट है बेटा? सर एक क्वेश्चन था सर एमबीपीपी का. ओके, तो बेटा किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो? त्रिनब, किसने भेजा है क्वेश्चन? त्रिनब आपने भेजा हुआ है बेटा? सर अधिराज. अधिराज, sir, how to do this? ABCD is a rhombus in which altitude from side D bisects AB. Angle D is this. अच्छा ये तो ऑफ टॉपिक हो गया, बट ले लेते हैं, कुछ नहीं है ना. ABCD आपका rhombus है. This is ABCD and the altitude from the D bisects AB. D से जो altitude है वो AB को bisect भी कर रहा है. So ये आपका altitude है and this is bisecting it. ये आपकी फिगर बन गई है ना, ABCD. अब ये पूछ रहा है एंगल D कितना है, तो इसमें एंगल D कितना होगा बेटा? ये 90 डिग्री है, ये आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं. अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट हो गए. 90 डिग्रीज. सो इफ दिस इज x, दिस वैल्यू इज x, है ना. अगर ये वैल्यू आपकी 2x है तो दिस वैल्यू विल बी 2x, है ना. ये वैल्यू भी 2x हो जाएगी. ये साइड इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल हो गई, तो ये वाली वैल्यू भी 2x हो गई. और दिस वैल्यू इज 2x. तो x plus 2x is 90, x is 30. पूछा क्या है? फाइंड एंगल D. एंगल D is 4x is 120. समझ में आया? आप इसको ऐसे भी ले लेना भाई. ये एक्स एक्स समझ में आ गया आपको? फिर डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल्स हैं, दीज आर एंगुलर बाइसेक्टर आल्सो. और एंगुलर बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये 2x हो गया.
अगर ये 2x है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी 2x हो गया। फिर उसके बाद इस ट्राइंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दें, यू विल गेट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसका क्वेश्चन था धीराज, क्लियर है बेटा? यस सर। चलो जी, तो आपको आइसोटॉप्स वगैरह से रिलेटेड कोई इशू नहीं है ना? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कार्बन डेटिंग किया था, C14 Yes, sir. और कार्बन डेटिंग is used for finding the age of fossils। बहुत बड़ी चीज है नहीं? यू कैन फाइंड आउट कि कोई पर्टिकुलर चीज है वो कितनी पुरानी है, व्हेन इट लास्ट एक्सपायर्ड, दैट इज एक्सट्रीमली इंप्रेसिव थिंग टू फाइंड। हाफ लाइफ क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, तो हम आइसोटॉप्स जो कर रहे थे तो उसमें आइसोटॉप के यूजेस भी लिख लें आप। यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, नंबर 1, to detect the leakage of underground pipe। Now they were planning to lay down a petroleum pipe from Iran till India, है ना, ईरान से इंडिया तक एक पेट्रोलियम पाइप जो है they had planned to lay down। तो वो अंडरग्राउंड पाइप जो है बेटा, अगर उसमें क्रूड ऑयल देखो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो दैट इज लेड समवेयर मे बी 10 meters इनसाइड द ग्राउंड। सो हाउ टू मेक आउट कि उसमें कहीं पर लीकेज तो नहीं हो रही है। भाई अगर मेरे पास जो है एक पर्टिकुलर वहां से ईरान से जो है अगर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है वो सेंड किया गया लेट्स से 10 टन और मेरे पास पहुंच रहा है 9 टन, तो वो 1 टन बीच में क्या हुआ, या तो चोरी हो गया और या लीक हो गया। अगर चोरी होगा तो ग्राउंड पे पता चल जाएगा समवन इज स्टीलिंग, बट ग्राउंड के अंदर अगर लीक हो रहा है, अब वो लीक वाला पार्ट कैसे पता चलेगा भाई? इट्स अ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स ऑफ अंडरग्राउंड पाइप इज देयर। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट विच पार्ट इज लीक? तो उसके लिए वो क्या करेंगे, ये ग्राउंड है और ग्राउंड के अंदर बेटा ये आपकी पाइप है। ठीक है, जहां से भेज रहे हैं वहां पर एक मीटर है, फ्लो मीटर बोलते हैं उसको, है ना। फ्लो मीटर इज मेजरिंग की भाई यहाँ से कितना क्रूड ऑयल चला। ठीक है, फिर यहाँ पर बीच में जो है आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स वन मोर फ्लो मीटर इज देयर। फ्यू किलोमीटर मीन्स फ्यू 100 किलोमीटर्स, देन वन मोर फ्लो मीटर इज देयर, है ना, और लास्ट में जो है वन मोर फ्लो मीटर इज देयर। नाउ हियर अगर पॉइंट ए से अगर 10 टन चला है बेटा, पॉइंट बी पर भी 10 टन है, पॉइंट सी पर लेट्स से इट्स कमिंग 9 टन, तो पॉइंट डी पर भी 9 टन। तो यहाँ पर तो उनको पता चल गया कि समवेयर हियर लीकेज इज देयर, बट ये जो है दैट इज अगेन अ स्ट्रेच ऑफ 200 किलोमीटर। हाउ टू फाइंड आउट इन दिस स्ट्रेच की लीकेज कहाँ पर हो रही है? तो व्हाट दे विल डू इज दे विल पुट सम अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इन इट। ठीक है, तो वो ऑयल के साथ जो है ना, यहाँ पर जो आपका ऑयल सप्लाई है इसमें कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल भी भेजेंगे। वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है दैट्स गिविंग आउट रेडिएशंस, गिव आउट कर रहा है। अगर बीच में कहीं पर लीकेज है तो यहाँ पर ऑयल जो है वो पक्का एक्यूमुलेट हुआ है, तो यहाँ पर रेडिएशंस क्या हो जाएंगी, रेडिएशंस विल High radiation. इंक्रीज, हाई रेडिएशंस। और ये रेडिएशंस कैसी है, गामा रेज, है ना, दिस गामा रेज कैन पेनिट्रेट अर्थ। ठीक है, अर्थ मीन जो सैंड मड है उसको इट कैन पेनिट्रेट, सम अमाउंट ऑफ गामा रेडिएशंस विल लीक आउट। ठीक है, सो दे विल कीप ऑन मॉनिटरिंग, है ना। वो जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज बीइंग यूज्ड इज कॉल्ड गाइगर काउंटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है दैट इज यूज्ड टू मेजर द रेडिएशंस। तो हियर दे आर मेजरिंग इट, दैट इज ऑफ लेवल 1 और यहाँ पर आती है अगर लेवल 2 या 3 है, दैट मीन्स लीकेज इज समवेयर अंडरनीथ दिस पर्टिकुलर पॉइंट।
ठीक है, राइट डाउन सेकंड। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। Sir, actually, I didn't understand what the half-life was. Like, I didn't understand the half-life. You said like 5,700 something. Okay, I'll tell that. हाँ जी, anyone else any doubt? Excuse me, sir. Sir, can you Hello? please explain how isotope is used in this, like, to check the leakage of underground pipe once again? Okay. हाँ जी, any other doubt? यस सर। सर अगर सर इसमें सर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आ रहे हैं तो सर ऑयल भी पूरा रेडियो एक्टिव हो जाएगा? ओके बेटा, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिलाया जा रहा है दैट इज इन ट्रेसेस, एंड ट्रेसेस में इट इज नॉट हार्मफुल। अदरवाइज आप ये चीज समझें कि आपके अंदर C14 है और वो C14 जो है दैट इज चेंजिंग इनटू C12, नॉट C12, N14। और वो चेंज कैसे हो रहा है? बाय गिविंग आउट रेडिएशन। So all over the world, these radiations are there, already there. These radiations are coming in very minute quantity from my body, from your body, from plants. जहां पर भी कार्बन है वहां C14 होगा ही होगा। जहां C14 है वहां पर थोड़ी रेडिएशंस होंगी। तो ट्रेसेस आर नॉट हार्मफुल, है ना? इट इज द हाई क्वांटिटी विच इज हार्मफुल। Sir, Okay, I sir. have a doubt. ठीक है, हाँ जी, पहले एक बार हाँ, बोलो क्या डाउट है आपका? Sir, so if the gamma rays will accumulate at one point, so won't it be harmful for any animal or human beings living there? अगेन बेटा, दिस काउंटर इज वेरी सेंसिटिव, है ना? जहां पर रेडिएशन लेवल है, रेडिएशन लेवल जो है अगर 30 को क्रॉस करेगा तो देन इट बिकम्स हार्मफुल लेवल। बट रेडिएशन लेवल अगर 2 से लेकर 5 तक है देन इट इज नॉट हार्मफुल। नॉर्मल रेडिएशन लेवल जो है किसी भी पॉइंट पर लेट से 1 से 2 लेवल तक होगा। और they are introducing this radioactive material to increase the radiation from 2 to 5 level. और जहां पर accumulation है तो यहाँ पर radiation level जो है that will Okay, sir. reach till 10. सर अगर सर एक ही मतलब पाइप में सर बहुत सारे लीकेज पॉइंट्स है तो सर हम तो सर मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फेंक सर। अरे जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था पाइप ले करने के लिए उसको पकड़ो आप फिर, है ना? ओके सर। ठीक है, so this is Can you please clear my doubt? हाँ Sir, मिदास हाफ लाइफ what- ना, आई विल कम टू इट, Okay, sir. है ना? पहले श्रेया का डाउट है, शी हैज नॉट अंडरस्टूड दिस फुली। तो श्रेया बेटा यहाँ पर देखो, नॉर्मल जो है ऑयल इज मूविंग, है ना? इस ऑयल के अंदर ये जो ऑयल मूव कर रहा है, इस ऑयल के अंदर वी आर पुटिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल हमने इसमें भेजा है, तो व्हेन यू आर मेजरिंग इट, दिस ऑयल व्हेन इट इज फ्लोइंग, फॉरगेट कि मतलब कॉन्टिन्यूटी में नहीं भेज रहे हैं कि लेट से मैंने थोड़ा सा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है यहाँ पर डाल दिया है ना? अब इस रेडियो एक्टिव जब ऑयल मूव करेगा तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल भी मूव करेगा, ठीक है? सो आफ्टर सम टाइम दिस रेडियो एक्टिव मटेरियल विल रीच दिस पॉइंट, देन व्हेन इट इज रीचिंग दिस पॉइंट, यहाँ पर पहुंचने पर क्या होगा? सम अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल विल लीक आउट। कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक आउट हो जाएगा, बाकी जो इट विल मूव अहेड, लीक आउट विद क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल लीक हो रहा है तो उसके साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल भी लीक हो रहा है, ठीक है? ये रेडियो एक्टिव मटेरियल यहीं पर है ना, दिस इज हियर ओनली, दिस इज नॉट मूविंग, क्योंकि ये लीक्ड है तो ग्राउंड के अंदर जो एरिया है वहां पर इट इज बीइंग एक्यूमुलेटेड, क्रूड ऑयल के साथ एक्यूमुलेट हो गया है। एंड व्हेन यू आर मेजरिंग, आप सरफेस पर मूव कर रहे हैं, है ना? ग्राउंड सरफेस पे आपको पता है पाइप जो है वो कहाँ कहाँ पर लेड है, कैसे लेड है। ऊपर जो है दे ऑलवेज पुट अ स्टोन कि यहाँ पर इसके नीचे जो है वो पाइप इज लेड,
So when you are moving on the ground with the counter or a meter to measure the radiations, तो आपको कहीं पर भी रेडिएशंस नहीं मिलेंगी, है ना, बट जहां पर लीक हुआ है वहां पर थोड़ा सा साथ में रेडियो एक्टिव मटेरियल भी लीक हुआ है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको रेडिएशन जो वो शो करेगा एंड यू विल डिटेक्ट कि यहाँ पर लीकेज है. Okay, sir. सर वो लीक ऑयल पे क्या बोलते हैं, तो वेस्ट हो गया ना वो, तो फिर तो वहाँ पे जब तक वो नहीं, वो leak कर- वेस्ट हो गया बेटा, वो जब लीक हो रहा है तो वेस्ट है, दे विल रिपेयर द लीक, है ना. ओके ठीक है. सेकेंड यूज इज दे मेजर द फॉर आर्कियोलॉजिकल पर्पस. That is to measure age of fossil. अब ये एज ऑफ फॉसिल कैसे मेजर कर रहे हैं? Carbon dating. Sir, carbon dating. विद हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग. ठीक है. अब मैं इसमें वापस आ देता हूँ, आपको हाफ लाइफ होती क्या है. अगर आप C14 की बात करेंगे बेटा, ठीक है, C14 में देयर आर 6 प्रोटॉन्स आर देयर. इन 6 प्रोटॉन्स के साथ जो है देयर आर 8 न्यूट्रॉन्स आर देयर. 3 4 5 6 7 8. ये जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल है, दिस इज नॉट वेरी स्टेबल. ठीक है. दिस न्यूक्लियस इन सम टाइम विल डिटोरेट, ये डिटोरेट करेगा और डिटोरेट करके क्या होगा, यू विल गेट 1 न्यूट्रॉन. एक जो न्यूट्रॉन है ना, दैट न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू, दिस न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है ना. साथ में जो है गामा रेडिएशंस आर गिवन आउट. ठीक है. दिस इज व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी इज. तो यहाँ पर जो है आपके पास फाइनली क्या आ रहा है, एक जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है तो यू आर गेटिंग 7 प्रोटॉन्स नाउ एंड यू आर गेटिंग 7 न्यूट्रॉन्स. आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने बोला था न्यूट्रॉन का मास हल्का सा ज्यादा होता है ना, दैट इज व्हाट दिस मास इज देयर. Your C14 has converted into N14, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस गामा रेडिएशंस. ठीक है. अब ये जो कन्वर्जन है, दिस कन्वर्जन इज नॉट इट्स नॉट कि भाई सारे के सारे एटम एक साथ ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, नो. ठीक है. दिस कन्वर्जन इज अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस. ठीक है. एंड देन साइंटिस्ट फाइंड आउट दैट इट इज ऑलवेज, कितनी क्वांटिटी कन्वर्ट हो रही है, तो इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनेट टू कि कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है. ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट है तो ज्यादा क्वांटिटी कन्वर्ट हो रही है, कम प्रेजेंट है तो कम कन्वर्ट हो रही है. ठीक है. सो दे नेम्ड इट एज इट्स अ कॉन्टिन्यूअस इज देयर. अगर आपके पास 1 बिलियन एटम है तो दिस 1 बिलियन एटम विल पहले हाफ कन्वर्ट होंगे, फिर उनका हाफ कन्वर्ट होंगे, फिर उनका हाफ कन्वर्ट होंगे. आप समझ रहे हैं. 1 बिलियन एटम में से 500 मिलियन विल कन्वर्ट बाय रेडियो एक्टिविटी. ठीक है. अगर ये मान लो 2 डेज में कन्वर्ट हो रहे हैं तो नेक्स्ट 2 डेज में रिमेनिंग 500 नहीं कन्वर्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट 2 डेज में 250, हाफ ऑफ इट विल गेट कन्वर्ट. हमेशा हाफ कन्वर्ट होते रहेंगे, आधे, बट कॉन्टिन्यूटी में कन्वर्ट हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि एकदम से अचानक से जागे और आधे कन्वर्ट, नो. 2 डेज में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में वो कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है. देन अगेन नेक्स्ट 2 days हाफ ऑफ देम विल गेट कन्वर्टेड, दैट इज 125 मिलियन विल बी लेफ्ट. नेक्स्ट 2 days remaining half will get converted. So this process will keep on going, whereby half of them will keep on getting converted, and this is what you call as half life. इसको हम क्या बोलते हैं, half life. ठीक है. सर जो रिमेनिंग 500 बचा वो उसका क्या होगा? क्या चीज?
सर जो रिमेनिंग 500 बचा, क्योंकि इसमें तो 500 ही कन्वर्ट हुआ ना स्टार्टिंग के तो बेटा थोड़े। ये रिमेनिंग वाले हैं, ये रिमेनिंग है जो बच गए, बाकी 500 तो कन्वर्ट हो गए C14 से N14 में। ओके सर। जो बच गए उनमें से फिर आधे कन्वर्ट होंगे, फिर जो बच गए उनमें से आधे कन्वर्ट होंगे। सर अगर लास्ट में एक ही बचता है तो सर वो एक सी उसमें N14 हो जाएगा। अगर लास्ट में सिर्फ एक एटम बचा है उसकी कोई गारंटी नहीं है वो कब कन्वर्ट होगा, बट एक एटम को क्या आप मॉनिटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। इस हाफ लाइफ को वी कॉल इट लाइक दिस, टी हाफ ऑफ C14 is 5720 years। हाँ जी बोलो बेटा। सर आपने बोला था वो न्यूक्लियस सर डिटियोरेट होता है, सर कैसे फिर वो डिटियोरेट कैसे होता है? यही डिटोरेशन है ना, दैट इज इट्स डीजनरेट। न्यूट्रॉन ओके is degenerating into proton plus electron plus gamma rays। ठीक है, this together is called beta particle। हमने किया था ना अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग emitted and alpha plus beta particle is, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल जब एमिट होती है तो साथ में गामा रेज भी होती हैं। दिस गामा रेज आर द वन विच आर हार्मफुल। ये अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल हार्मफुल थोड़ी ना है, गामा रेज ज्यादा हार्मफुल है ना। अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल भी हार्मफुल है, बट ये हिट करती हैं तो ऊपर का सरफेस जो है वो डैमेज करती हैं। मेरे को अगर अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल ने हिट किया है तो माय स्किन color will change, skin tone will change, I will get maybe skin cancer। बट गामा रेज वो अंदर तक पेनिट्रेट करेंगी, वो हर चीज को डैमेज करती जाएंगी, है ना। सर बट डैमेज कैसे होगा? किसके रेफरेंस में पूछो, गामा रेज से? यस सर, मतलब कोई सर जो चीज हम पता भी नहीं कि सर वो असलियत में होती भी नहीं है, फिर वो कैसे डैमेज कर सकती है? असलियत में होती है या नहीं? गामा रेज तो होती है ना भाई। इट इज समथिंग सेम एज कि वायरस जो है, वायरस आपको कैसे डैमेज करता है ना, इतना माइन्यूट सा, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है वायरस, इतना छोटा सा वायरस वो आपको कैसे डैमेज कर देता है। ठीक है, नहीं तो सर, मतलब करती क्या है रेज? गामा रेज, यस सर। गामा रेज बेटा देख कैरी एनर्जी, है ना। और वो एनर्जी जो है जब किसी चीज को हिट करती है, जैसे वेव है ना, वेव एनर्जी कैरी करती है, तो सुनामी भी आ सकती है ना, और शिप जो है वो ऊपर नीचे होकर पलट भी सकते हैं। तो ऐसी गामा रेज आर वेव ऑफ हाई एनर्जी। अगर उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को हिट किया तो पता चला माइटोकॉन्ड्रिया जबरदस्त वाइब्रेट कर रहा है और वो बर्स्ट हो गया। अगर उन्होंने डीएनए को हिट किया तो डीएनए में सारी उथल पुथल हो गई, फिर वापस जब वो ज्वाइन कर रहे हैं तो जीन्स ही चेंज हो गए। डीएनए जो है वो सेल जो है वो म्यूटेट कर गया बेसिकली, कि डीएनए जो है अंदर सारे चेंज हो गए। तो सर इसलिए जैसे सर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो वहाँ पे जो भी बच्चे पैदा हो रहे थे उनके पास डिफॉर्मिटीज थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी इज डिफरेंट है ना, वहाँ पे रेडिएशन सर नहीं हुई थी। सर पर रेडिएशन की वजह से तो डिफॉर्मिटी हुई थी। हाँ जी, सर रेडिएशन की वजह से तो अगर डीएनए को हिट करा तो सर जब वो ज्वाइन हुए तो सर कोई और ही चीज बन गए, इसलिए डिफॉर्मिटी आ गई। हाँ जी, वहाँ पे गैस जो रिलीज हुई थी दैट हैज कॉज द चेंजेस, है ना। एक्सक्यूज सर। बोलो। सर गामा रेज ऑन द स्पॉट डैमेज करती है सर, थोड़ा टाइम लेती है? बेटा डैमेज ऑन द स्पॉट होता है, उसका इफेक्ट थोड़े टाइम में दिखता है। ओके सर। ठीक है, अगर हम एटॉमिक बॉम्ब की बात करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब जो है उसका एक
रेडियस है ना 10 किलोमीटर तक जो है, बिकॉज ऑफ द हीट इट इज गिविंग आउट, थिंग्स गेट्स डैमेज. बट विद इन द रेडियस ऑफ 100 किलोमीटर द रेडिएशंस कॉज द डैमेज. ठीक है, जो ज्यादा पास होगा उसमें ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज हुई है तो वो प्रोमिनेंट डैमेज होगा. जो दूर रह रहा है 100 किलोमीटर दूर रह रहा है वो भी रेडिएशन से एक्सपोज हुआ है तो वो डैमेज पर ऑन द स्पॉट हुआ है, उसका इफेक्ट आने में टाइम लग जाता है ना. मैडम क्यूरी जो है उन्होंने रेडिएशन पे इतने साल काम किया, उनको पता ही नहीं चला कि ये हार्मफुल होती हैं. वो तो जब उसका इफेक्ट फिर सामने आना शुरू हुआ देन मतलब शी केम टू नो कि दिस रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल. मिस सर ऑन रेडिएशन की वजह से मैरी क्यूरी की डेथ हुई. हाँ जी. ठीक है जी, डन. यस सर. आप हाफ लाइफ लिख लें एक बार. हाफ लाइफ of a radioactive isotope is the time period required for half of the quantity of isotope to degenerate. It is constant for each isotope irrespective of initial quantity. एक्सक्यूज मी सर. बोलो बोलो सर ये डाउट पूछने के लिए थोड़ा सा लेट है लेकिन मेरे को एक डाउट है. बोलो. सर जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बन एक प्योर मिक्सचर है लेकिन वो तो एक आइसोटोप है, तो फिर वो आइसोटोप जो है वो मतलब प्योर कहलाया जाएगा क्योंकि उसमें दो अलग अलग तरीके के हैं. It will be pure in a sense that all the elements are of carbon. ठीक है, तो विद इन द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस में हम आइसोटोप्स को सेपरेट नहीं कंसीडर करते हैं. ओके सर. ना, आप इसको एक तरीके से ऐसे ले सकते हैं कि देखो रूम में जो है ना अगर सारी की सारी कैट्स हैं देन दिस इज प्योर सब्सटेंस. अब उन कैट्स में जो है 99% वाइट कैट्स हैं, 1% ब्लैक कैट है, डजंट मैटर, है तो इन द एंड सारी कैट्स ही. ठीक है, कैट्स के साथ अगर कुछ डॉग्स हो जाते तो वो इम्प्योर हो जाता सब्सटेंस, अदरवाइज इट इज प्योर सब्सटेंस. ओके सर. हाँ जी बोलो बेटा. सर जिन एटम्स की वैरायटीज होती है जैसे C12, C13, C14, उन्हीं एटम्स को आइसोटोप्स कहते हैं. क्या चीज? जिन एटम में जिन एटम में वैरायटी होती है जैसे C12, C13, C14, तो उन्हीं एटम्स को आइसोटोप कहते हैं. बेटा देखो, एक तो ना ये साइंटिस्ट जो है जैसे ना सर आपने बोला था दे डोंट लाइक स्टूडेंट्स, उनको स्टूडेंट्स पसंद ही नहीं है. ठीक है, नहीं तो वो आइसोटोप की जगह वर्ड यूज करते हैं वैरायटी. एक एलिमेंट की कितनी वैरायटीज हैं उनको हम आइसोटोप बोलते हैं, है ना. जैसे मैंगो की 230 वैरायटीज है तो we will call mango has got 230 isotopes. तो कार्बन की जो है 3 वैरायटीज हैं तो कार्बन हैज गॉट 3 आइसोटोप्स.
Now understood? The word आप variety कार्बन and को आइसोटोप नहीं कहेंगे, कार्बन के आइसोटोप कहेंगे। देखो एज अ होल कार्बन कार्बन, एटम को सुन आइसोटोप लो, कार्बन has got 3 isotopes, that is 12C6, 13C6, 14C6. Carbon has got 3 isotopes. 12C6 is found 99.9%, है ना? 14C6 is found 99.09%. Sorry, this is 0.099%, and this is found as 0.001%. तो कार्बन के कितने आइसोटोप हैं? 3 आइसोटोप हैं। अब इन 3 में ये जो है अबंडेंस में मिलता है, तो कार्बन को हम डिनोट कैसे कर रहे हैं? 12C6 करके डिनोट कर रहे हैं बस। जो अबंडेंस में है वो हम उसको डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं। नहीं तो कार्बन का आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में इट विल बी रिटर्न 6C12.01। इसका मतलब है कार्बन जो है उसके आइसोटोप्स का जो टोटल एवरेज सम है दैट इज 12.01। समझ में आया? यस सर। Sir, can you show the second point once? कौन सा पॉइंट? ये वाला? Second वाला सर, जो आपने वो अच्छा सेकंड पॉइंट। yes. ओके सर, सर लिख लिया सर, मुझे बस लास्ट का वर्ड देखना। So carbon has 3 isotopes. What are those 3 isotopes? C12, C13, C14. C14, yes. किसी की varieties ही नहीं है तो उसको बोलेंगे it has got only 1 isotope. For example, fluorine has only 1 isotope. It has no more varieties, and those are called monoisotopic. ठीक है? So in nuclear plant, we use isotopes uranium 235 of uranium. Uranium 238 यूज होता है कहाँ? 235 किस में होता है फिर? यूरेनियम 235 तो नॉर्मल यूरेनियम है ना। आप यूरेनियम लेंगे हाँ। तो उसमें 235 होगा और उसमें 238 होगा। ठीक है? 235 जो वो 99.9% होता है और ये 0.1% होता है। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करने से पहले जो है इसको सेपरेट किया जाता है। वो सेपरेट करने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है और वो सेपरेट करने का प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए हर एरे गैरे नथु गैरे के पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं है। ठीक है? ओनली प्राइम रीजन इज दे डोंट नो हाउ टू सेपरेट दिस आइसोटोप्स। सर फिर यूरेनियम के 2 आइसोटोप होगा या फिर और भी? हाँ जी, तो सिर्फ 2 ही है। इसमें से रेडियो एक्टिव एक ही है। सर लेमन टर्म्स में बोला तो हम आइसोटोप को वैरायटी बोल सकते हैं। हाँ जी, मैं भी यही बोल रहा हूँ तब से। ठीक है? एंड फोर्थ इज मेडिकल यूज। सर आई थिंक इट इज फॉर आयोडीन 131, आयोडीन का आइसोटोप is used for goiter treatment. ठीक है? Plus you have got different isotopes are there for chemotherapy. गामा रेस में होता है ना, they are highly energetic है ना, काफी एनर्जी होती है उनमें। तो वो क्या करते हैं, जैसे ये एक टिश्यू है बेटा, एक मिनट बेटा, है ना, ये टिश्यू है। इस टिश्यू में ये पर्टिकुलर जो सेल्स हैं, है ना, ये कैंसर के सेल हैं। कैंसर सेल मींस इनके अंदर जीन्स जो है वो चेंज हो गए हैं, म्यूटेट हो गए हैं, ये इरेगुलर ग्रोथ कर रहे हैं और दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग विच इज अनवांटेड। तो ये कैंसर सेल्स जो है दे
ट्रांसफर देयर जीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर. अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो थोड़े टाइम में जो ये पूरा का पूरा जो ये कैंसर सेल बन जाएंगे. ठीक है, एंड देन इट विल बी अ बिग इशू. तो कीमोथेरेपी से दे डिस्ट्रॉय, किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? इन सेल्स को, प्लस इनके आसपास जो सेल हैं, इस एरिया के सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करेंगे. तो डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करेंगे? मान लो यहाँ से खूब सारी इन्होंने रेडिएशंस भेजी, तो उन रेडिएशंस में तो पंगे हैं ना. क्या पंगे हैं? ये रेडिएशंस जो हैं, ये रेडिएशंस ये वाले सेल भी डैमेज करेंगी और आगे मूव करते हुए इनको भी डैमेज करेंगी. ठीक है, तो व्हाट दे डू इज दे सेंड, एक तरफ से खूब सारी नहीं भेजते हैं, दे सेंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, अब हो क्या रहा है? जो कैंसर के सेल हैं उनको तो 50 रेडिएशन मिली, बाकी सेल्स को 1 या 2 रेडिएशंस मिल रही हैं. Isn't it? And thus cancer cell, they get damage, other cells they survive. 1-2 radiations they can manage. सर कौन सा हेल्प करता है आइसोटोप केमोथेरेपी? कोबाल्ट का है तो Cobalt 60. ओके सर. सर रेडॉन से नहीं होती कीमोथेरेपी? दोबारा बोलो. रेडॉन से नहीं होती कीमोथेरेपी? बेटा जो इजिली अवेलेबल है और जो कंट्रोल कर सकते हैं ना, दैट इज व्हाट दे आर यूजिंग. सर एक और डाउट था सर, यही जो वैरायटी होती है एटम की, अगर उससे इलेक्ट्रॉन हटा दे तो वैरायटी आयन होती है? हाँ जी. न्यूट्रॉन हटा लगा दे तो आइसोटोप बन जाता? वो करेंगे अभी हम. न्यूट्रॉन अगर कम ज्यादा कर दें तो आइसोटोप बन जाता है. हाँ जी. सर बोलो. सर एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्वेश्चन था, डाउट था. हाँ, सर जो रिएक्टेंट्स का मास होगा वो रिएक्शन के मास के बराबर होगा और बस उनका केमिकल बॉन्ड चेंज होगा ना? जो हाँ सेम होगा. रिएक्टेंट एंड जो आपका प्रोडक्ट है उनका मास एग्जैक्टली सेम होता है, ओनली द बॉन्डिंग चेंजेस. ओके सर. ठीक है, ये तो हमारे थे आइसोटोप्स. नाउ वी हैव गॉट टर्म्स, दैट इज नंबर 1, नंबर 2. आइसोटोप के बाद सेकंड टर्म इज, ये बहुत ही रेयरली टर्म्स यूज होती हैं बट स्टिल वी हैव टू डू, दैट इज आइसोबार. ठीक है, आइसोबार इज, राइट डाउन दिस, atoms with same mass number, that is same number of nucleons but different atomic number, that is different element. अगर मैं बेटा C14 की बात करूं, C14 का एटॉमिक नंबर कितना है? 6. एटॉमिक मास कितना है? 14. और मैं अगर N14 की बात करूं, एटॉमिक नंबर इज 7, एटॉमिक मास इज 14. ठीक है, सो दे हैव गॉट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट इनका मास, एटॉमिक मास सेम है, तो दे आर आइसोबार. समझ में आ रही है? Excuse me, sir. बोलो बोलो. Sir, isobars are are atoms with same mass number, but sir mass number तो प्रोटॉन्स को भी वो करता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स होते हैं, तो सर वो कैसे होगा कि सेम मास नंबर कैसे होगा? प्रोटॉन्स के साथ, दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ना.
तो यहाँ पर जो है 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन्स हैं। Excuse me, sir. Okay, sir. So the number of neutrons also change. हाँ देखो यही लिखा है ना मैंने, मास Okay, नंबर sir. के साथ साथ और सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अगर सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और मास नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफरेंट है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो सेम है। Okay, sir. ठीक है, जैसे आपका आर्गन है, आर्गन हैज गॉट एटॉमिक नंबर 8 and atomic mass is 22, so it is basically having, sorry, atomic mass is 40 for this, so it is having 18 proton plus 22 neutron, है ना। and same way आपका जो कैल्शियम का लेंगे तो that is having 20 protons and 20 neutrons, so total 40 is atomic mass, 20 plus 20। तो जहां पर मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, those are isobar। सर हाँ जी, सर मास नंबर और सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ? मास नंबर क्या होता है? सर एटॉमिक नंबर। ये देखो रिवाइज करते नहीं है, फिर क्लास को जो है आप डिस्टर्ब करते हैं बेटा। मास नंबर क्या होता है, कौन बताएगा? Sir, can I, Shreya? बोलो। Sir, mass number is the number of nucleons, which is the number of protons plus the number of neutrons. ठीक है बेटा, सॉरी आपने शायद पिछली क्लासेस मिस की थी ना, आपने मैसेज सर सर मेरी टेस्ट चल रहे हाँ जी, हाँ थे। जी, इट्स ओके है ना। कर पाया हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मास नंबर याद रखिए ना, ये लास्ट क्लास में ही हमने किया था। मास नंबर इज, दिस इज मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग एंड थैंक यू। नहीं, इट्स ओके, कीप आस्किंग है ना, बाकियों के लिए रिवीजन हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इनका यूज 0, नो यूज। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द एग्जाम पर्पस, साइंटिस्ट केमिस्ट के लिए भी कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट इज आइसोटोन। ऐसा नहीं है कि कोई अगर सेम आइसोबार है तो उसको केमिकली जो है कुछ आप उसमें वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, फालतू। ठीक है, दिस इज आइसोटोन इज 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करेंगे अगर हम, 2 एलिमेंट्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहे हैं, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। फॉर एग्जांपल C14, C14 में कितने प्रोटॉन्स हैं? 6। कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लूं, आई विल टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 16 है ना, ऑक्सीजन इज 6 प्रोटॉन, ऑक्सीजन इज 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट प्रोटॉन्स, so this we can call them as isotone। सर ऐसा कोई वे है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कितने उस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स है? नहीं, आइसोटोप तो नेचर की बात है ना, नेचर में जो है किस चीज पर कितनी स्टेबिलिटी है। ओके ठीक है, सर। नेचर में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये ह्यूमन काइंड जो है दे आर नॉट इंटरफेयरिंग एट ऑल विद इट। तो पूरी दुनिया में जितना भी कार्बन था
जो शुरू में बना होगा बेटा, बिल्कुल शुरू में, अगर बिल्कुल शुरू में जो है दैट वाज लेट्स से 10 tons of carbon C14 was there, बाकी सारा thousands of ton was C12, तो वो C14 आधा जो है वो डिके हुआ, ठीक है 5000 years में, फिर आधा डिके हुआ 5000 में, फिर आधा डिके हुआ 5000 में, तो इट कीप्स ऑन डिकेइंग लाइक दिस। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल है, दिस रेडियो एक्टिव मटेरियल इज रिड्यूसिंग, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ जनरेट हो रहा है तो वो आपका जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, तो वहां पर रेडियो एक्टिव मटेरियल जनरेट हो रहा है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस को हम डैमेज कर रहे हैं, न्यूक्लियस को हिट कर रहे हैं, न्यूक्लियस को बम्बार्ड कर रहे हैं। बाकी जो भी कर रहे हैं आप में, है ना, वी आर डूइंग एनी कुकिंग और एनीथिंग, सब केमिकल रिएक्शन है, कुछ भी न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है। सो टिल वर्ल्ड वॉर 2, जब एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया, उससे पहले जितना भी था वो सारा का सारा कांस्टेंट था, मतलब ना जो आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल है, दैट वाज रिड्यूसिंग फ्रॉम बिलियंस ऑफ ईयर से, वो रिड्यूस होता हुआ आ रहा है। आप समझ गए? तो ये सब कुछ नेचर में है ना, जो नेचर में अवेलेबल है, जितनी क्वांटिटी में, जिस रेशियो में अवेलेबल है। अब C14 अभी 0.1% है ना, आप आगे जाएंगे मे बी आफ्टर फ्यू 100,000 years वो 0.05% रह जाएगा। सर मतलब खत्म हो जाएगा एक एंड पे? खत्म तो नहीं होगा ना, हाफ लाइफ है। यस सर। ठीक है, अब इसमें हमारा सिर्फ 2 छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं, वो ले लेते हैं इस चैप्टर के। सो वन इज वैलेंसी, ठीक है। संयुक्ता मैम, आई टेक 5 minutes मोर, है ना, देन आई विल हैंड ओवर टू यू। बेटा एक वैलेंसी है और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज number of electron in outermost energy shell, outermost energy shell में जितने इलेक्ट्रॉन्स है that is valence electron, and valency is number of electrons which an element shall give or take to complete octet rule, or to complete stable electronic configuration, to complete stable electronic configuration। stable electronic configuration का मतलब क्या बेटा, कि आउटर मोस्ट या लास्ट तो एनर्जी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, हाँ, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, बेरियम, है ना, जो स्टार्टिंग वाले हैं उनको छोड़ के, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एनर्जी शेल। तो अब इस चीज को समझें, अगर मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, क्लोरीन, है ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। तो आप यहाँ पर बोलेंगे क्लोरीन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7 एंड क्लोरीन की वैलेंसी सर 1। सर 1 प्लस या फिर 1 माइनस? प्लस माइनस नहीं बोलते हम, प्लस माइनस, वैलेंसी इज 1, दैट्स इट, है ना। अब क्लोरीन -1 का मतलब है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तभी उसका चार्ज जो है वो -1 हो रहा है। तो चार्ज को हम +-1 बोल देते हैं, बट वैलेंसी इज 1। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, और सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, ठीक है। सोडियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 एंड वैलेंसी दैट इज आल्सो 1।
Excuse me. हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे एक प्रोटॉन इंडिविजुअली सरवाइव कर सकता है तो सर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसा कर सकते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यस सर, वो इंडिविजुअली सरवाइव कर सकते हैं। एक प्रोटॉन आपने कहाँ पढ़ा हुआ इंडिविजुअली सर्वाइव कर सकता है मतलब? सर हाइड्रोजन। तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बट अदरवाइज यू विल फाइंड इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। जहां पर आपका बीटा पार्टिकल्स एमिट आउट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट आउट हो रहे हैं ना, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स यू विल फाइंड आर देयर। प्रोटॉन्स जो हाइड्रोजन का उसके आसपास वन इलेक्ट्रॉन इज देयर, बट समटाइम्स हाइड्रोजन गिव्स अवे दैट वन इलेक्ट्रॉन, तो इंडिविजुअल प्रोटॉन इज आल्सो देयर। न्यूट्रॉन्स आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जहां पर सिंगल न्यूट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे आर पॉसिबल। सर तो न्यूट्रॉन में तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इज दैट पॉसिबल? वन न्यूट्रॉन विद वन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के पास रुकेगा ही क्यों? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट चार्जेस हैं, तो इट बिकम स्टेबल। ओके सर। ठीक है, बट किसी भी एलिमेंट कैन हैव अ मल्टीपल वैलेंसी। ठीक है, यहां पर आप लिख लें एलिमेंट्स कैन हैव मल्टीपल वैलेंसी। ठीक है, अगर आप कंपाउंड की बात करेंगे दैट इज Cl2O7, तो Cl2O7 में क्लोरीन वैलेंसी इज 7, +2। नॉट +2, 7। हेलो, देखो ना, हम ऐसे नहीं बनाते Yes, sir. Cl-7 +7 Okay, and sir. O-2, फिर हम वैलेंसी इंटरचेंज करते हैं, है ना, Yes, sir. तो फिर कंपाउंड बन जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में क्लोरीन जो है वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और क्यों दे रहा है? क्लोरीन तो बहुत बड़ा गुंडा है जो सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है, छीनता है, बट उस गुंडे को उसका बाप मिल गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने क्लोरीन से छीन लिए, है ना। ठीक है ना? यस सर। ओके, तो हमारा ये वैलेंसी वाला खत्म हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या उन्होंने डिस्कवर किया। तो लेट्स एंड द साइंस सेशन। मैम यू कैन टेक द क्लास, आई विल मेक यू को-होस्ट। सर आप मंडे क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आई विल सर डू इट 5 मिनट का ब्रेक है क्या? कम अगेन। सर 5 मिनट ब्रेक है क्या? हाँ जी, हाँ जी, 5 मिनट्स ब्रेक है ना। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। 7:55 इट विल स्टार्ट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर आप टाइम डिस्टेंस और स्पीड वाली भी भेज दो। हाँ जी बेटा, वो वीडियो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा उस पर चेक करना पड़ेगा, वो वीडियो ओपन नहीं हो रही थी, तो मैं एक बार, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मेरे को उस पर एक्चुअली वर्क करके करना पड़ेगा। आई विल डू इट। ओके सर। ओके।